स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बायो से, जो कि है मनुष्य पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो होता है मनुष्य का, वो लगभग 33 फीट का होता है, यानी 9 से 10 मीटर का होता है और इसके कई भाग होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मनुष्य में क्या होता है, ये माउथ होता है, मुख होता है जिसे बकल कैविटी यानी मुख गुहा कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं एपिग्लॉटिस, जिसे हम कंठ द्वार या उपकंठ कहते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप ओइसोफेगस, एसोफेगस जिसे हम ग्रासनेली भी कहते हैं। देन ये हमारी क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप से ही फूड जो है वो यहाँ पर आती है और फिर यहाँ पर सबसे पहले आती है हमारे स्टमक में, जिसे हम पेट या उदर कहते हैं। फिर यहीं पर आपके म्यूकस वगैरह पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, HCl, पेप्सिन वगैरह और रेनिन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर ही लीवर होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। देन यहाँ पर लीवर में ही स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होती है, जिन्हें हम पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त स्टोर रहता है। फिर यहाँ पर हमारा होता है पैनक्रियास, डेट मीन्स अग्न्याशय। और इस इधर ही यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। और डेड्यूनम जो होता है, जिसे हम ग्रहणी भी कहते हैं, और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। और ये ड्यूडेनम जो है वो उसी का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से। और बड़ी आंत के इस कॉर्नर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर अपेंडिक्स कनेक्ट है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कि कृमि रूप परशेषिका भी कहते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेक्टम, जिसे हम मलाशय कहते हैं। एंड यहाँ पर हमारा है एनस यानी मलद्वार या गुदा। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से माउथ है, माउथ में से भोजन जो है वो आता है, दांत उन्हें छोटे टुकड़ों में पीसता है। फिर यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं नाक और मुंह, इन दोनों का जो भी मतलब कनेक्शन है एयर का वो सेम है। और यहाँ पर जो आप ये ढक्कन देख रहे हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि ये हमारे नासिका के लिए होता है, मतलब नाक से जो भी हवा आती है, वायु आती है, ये उसके लिए होता है। क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने पर ये जो ढक्कन होता है वो खुल जाता है और खाना मुंह से आने के बाद इस ढक्कन में अगर प्रवेश कर गया तो हमें खांसी आने लगती है। और फिर क्या करते हैं, हमारा जो मतलब कि ढक्कन होता है झटके से उस खाने को बाहर निकालता है। अगर वो खाना अगर एकदम डीपली अंदर तक चला गया तो हमारा जो सांस होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा और ये इससे डेथ भी हो सकती है। तो एपिग्लॉटिस जो है वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी एयर है वो सिर्फ केवल इसमें एंटर करे। और जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कि एयर वगैरह अगर यहाँ पर आती है तो वो इस कंठ द्वार से ही मतलब ओइसोफेगस से होते हुए हमारे फेफड़े में भी जाती है। और इधर ही हमारी फूड पाइप भी होती है। तो इसलिए खाना हमें बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए। और साथ ही हमें यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है इसका हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते समय हम बात ना करें, ताकि ये ढक्कन खुल ना जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन किसे कहा जाता है। तो भोजन का जब फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इजी फॉर्म में कन्वर्जन ही डाइजेशन कहलाता है। जो हमारा फूड है उसे हम जिस फॉर्म में लेते हैं तो वो पहले क्या होता है कि बहुत ही उसका जटिल फॉर्म रहता है, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर रहता है। उसको हम फिर जब साधारण रूप में कन्वर्ट करते हैं तब उसका क्या कहते हैं, डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन में आपने जैसे कि इस डायग्राम में भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइजेशन में, लेकिन ये सभी चीज़ें डाइजेशन नहीं है। ये जो पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी में सभी डाइजेशन नहीं करते हैं। तो इनमें हम पहले ये देखते हैं कि किस में डाइजेशन होता है और कौन से डाइजेशन में सहायक अंग होते हैं। तो इसमें डाइजेशन होता है किस में, माउथ में डाइजेशन होता है, देन स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। और डाइजेशन के लिए हेल्पफुल जो है वो हमारे हैं फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ड्यूडेनम,
फ्रेंड्स ड्यूडेनम जो है वो हम नहीं कह सकते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, बट इससे डाइजेशन क्या होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है डाइजेशन, इसीलिए कह सकते हैं कि ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद होता है हमारा रेक्टम, देन एनस और लीवर और पैनक्रियाज। ये हमारे सभी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, इनमें डाइजेशन होता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का एक समरी, ये इन शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगी और इसका डिटेल वीडियो हम अभी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बकल कैविटी यानी कि माउथ में जब फूड हम खाने के लिए लेते हैं तो दांत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है, और लार जो ग्रंथियाँ होती है हमारे मुख में जो होती है लार ग्रंथियाँ, वो भोजन के मंड को यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदलती है। आपने अक्सर देखा होगा जब खाना हम बहुत देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद क्या होता है, मीठा हो जाता है। वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लार में जो उपस्थित ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, हमारे माउथ में जो भी खाना होता है उसको मंड जो होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। फ्रेंड्स अभी आपको इसका डिटेल में भी पता चलेगा कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं माउथ में। और माउथ में सिर्फ क्या होता है 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बाकी 100% जो प्रोटीन और फैट होते हैं और प्लस जो 30% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा है उसका क्या होता है कि अब वो ग्रसनी से ग्रास नली द्वारा यानी कि फैरिंग्स से हमारे इसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है। आपने देखा 70% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है माउथ में, बचा है 30% एंड हमारा बचा हुआ 100% अभी फैट और प्रोटीन। तो अभी ये चीज़ें बची हुई हैं। अब ग्रसनी से ग्लास नली में ये स्टमक में जाता है, जहाँ HCl भोजन को क्या बनाता है, एसिडिक फॉर्म में बनाता है, और स्टमक में ही पेप्सिन और रेनिन नाम के जो 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो 100% तो नहीं पर 10% प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है और 100% मिल्क का यहाँ डाइजेशन होता है। इसके अलावा आपको पता है कि 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा है एंड 100% हमारा फैट बचा है और 90% अभी प्रोटीन बचा है डाइजेशन के लिए। अब पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से एंजाइम्स और जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाते हैं, जहाँ पर बाइल जूस एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है, और तब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम्स में निकलते हैं एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियाज से निकलते हैं और ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये एमाइलेज जो है वो 30% जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज 100% फैट का, और ट्रिप्सिन जो बचा हुआ 90% प्रोटीन है उसका डाइजेशन करता है, जिससे क्रमशः क्या होता है, फैट जो होते हैं वो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। यानी कि जो एमाइलेज है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में तोड़ता है, देन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, जो कि फूड का क्या है, ईजीएस्ट फॉर्म है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है विलीज क्या करते हैं, वो भोजन का अवशोषण करते हैं और अपचित भोजन लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम से फिर एनस से निकाल दिया जाता है। तो ये था आपका एक शॉर्ट में आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आपने यहाँ देखा कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का ही सिर्फ डाइजेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, हमने तो विटामिन भी खाया, हमने मिनरल्स भी लिया, वाटर भी लिया, फाइबर भी लिया, लेकिन इनका डाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो होते हैं जिस फॉर्म में हम इनको लेते हैं उसी फॉर्म में इनका हमको यूज़ भी होता है हमारी बॉडी में। यानी विटामिन हमने जिस फॉर्म में हम एक्सेप्ट करते हैं अपने माउथ में लेते हैं उसी फॉर्म में ही उनका यूज़ होता है। तो केवल हमें ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से इनका डाइजेशन ही होता है बॉडी में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक समरी में वीडियो। आप जो है इसका डिटेल वीडियो अभी देखेंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में अब हम देखते हैं अब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, कौन से हेल्पफुल होते हैं, ये सब डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन माउथ यानी कि मुख गुहा में पाचन। फ्रेंड्स पहले माउथ का एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इन शॉर्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा माउथ है जहाँ से फूड एंटर करता है। देन ये हमारा क्या है, टंग यानी कि हमारा जो जीभ है, फिर ये हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और फिर यहीं पर हमारे माउथ में ही क्या होती हैं,
3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। माउथ में 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं और यही तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। जिसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सबसे पहले होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसे हम कर्णमूलीय ग्रंथि कहते हैं। फिर हमारे सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हम अधोहनुज ग्रंथि कहते हैं। देन हमारी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिन्हें हम मांसल ग्रंथि कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। अब बात करते हैं माउथ में। तो माउथ में फूड का फिजिकली और केमिकली दोनों टाइप से डाइजेशन होता है, यानी माउथ जो है उसमें दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में समरी में भी बताया है इसके वीडियो में, क्या बताया है कि हम जो भी भोजन जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं यानी पोषण लेते हैं, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही डाइजेशन होता है। इसके अलावा मिल्क का डाइजेशन होता है। अर्थात इन सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम इजी फॉर्म में ही कन्वर्ट करके एनर्जी लेते हैं, यानी जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है। बाकी जो बचे हुए हमारे मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, विटामिन्स हो गया, फाइबर हो गया, इन सभी का यूज़ हम उसी फॉर्म में करते हैं जिस फॉर्म में हम उसको लेते हैं। तो जैसे हमने विटामिन ए लिया तो विटामिन ए को हम उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं जिस फॉर्म में हमने उसको खाया, यानी हमें ए का ए ही चाहिए, विटामिन ए फॉर्म में ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारा डाइजेशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से होता है, ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उस फूड को हम ईजीएस्ट फॉर्म में किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, किस फॉर्म में हम उसको पाते हैं। जैसे हमने देखा कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है और मिल्क होता है। लेकिन फिर इन्हीं का क्या होता है, जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन में क्या करते हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में, देन हम फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसका लास्ट में जो हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी बॉडी में, जो हमारे एनर्जी मिलता है वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फैट हमारा ग्लिसरॉल में और मिल्क हमारा कैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें फ्रेंड्स अभी आज के वीडियो में यही देखना है कि किस टाइप से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बना, प्रोटीन हमारे लास्ट में एमिनो एसिड में हमारा कन्वर्ट हो गया, देन फैट हमारा ग्लिसरॉल में और मिल्क हमारा केसिन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने जो फैट लिया था वो हमें फैट के फॉर्म में नहीं, बल्कि हमारी बॉडी उसको ग्लिसरॉल के फॉर्म में एनर्जी देती है। जो हमने प्रोटीन खाया है, जो भी हमने दालें ली हैं, वो हमें क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसे हम ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी में ग्लूकोज नहीं, बल्कि हम उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपने ग्लूकोज को। तो ये हमारा ईजीएस्ट फॉर्म है और आज हम यही देखेंगे कि ये ईजीएस्ट फॉर्म बनता कैसे है, कैसे डाइजेशन होता है। तो हम देखते हैं कि इन माउथ में यानी कि मुंह में क्या होता है, बकल कैविटी जिसे हम कहते हैं, या फिर मुख गुहा में जब भोजन जाता है तो दांत इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ब्रेक करता है और यहाँ सिर्फ 70% कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। शेष 100% प्रोटीन और फैट का और प्लस 30% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो अभी बचा है। और इनको क्या करते हैं हम, सिर्फ ये 70% कार्बोहाइड्रेट को तो ब्रेक कर लिए, डाइजेशन हो गया, और शेष 100% प्रोटीन और फैट का अब बस छोटे रूप में होकर क्या होता है, आगे पाचन होता है। यानी कि बस यहाँ दांत ने इसको क्या किया, इन सभी को छोटे छोटे रूप में तोड़ा है, अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा 30% क्या है, कार्बोहाइड्रेट का भी अभी आगे पाचन होगा। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स टीथ की, यानी कि दांत की। तो दांत में आपने क्या देखा कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ये जो 32 दांत होते हैं फ्रेंड्स, इनके कई टाइप्स होते हैं। तो दांत के होते हैं 4 प्रकार, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है 21-23, 21
21-23। आप इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत के फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 21-23 दिया है, कभी 22-23, 24-25 ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा और आपको नहीं पता रहेगा तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो दांत के जो फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है उसका 21-23 यानी कि 21-23। और ये जो 21-23 होते हैं ये होते हैं जोड़ों में, और इन जोड़ों यानी कि पेयर में, और ये पेयर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 32 हमारे टीथ मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा दांत है ये कैसे होता है इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा दांत होता है वो होता है इंसीजर, देन हमारा होता है कैनिन, फिर हमारा होता है प्रीमोलर, देन हमारा होता है मोलर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक। इंसीजर को बोलते हैं कृंतक, कैनिन को बोलते हैं रदनक, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए, जैसे आप देख रहे हैं हमारे आगे के जो 2 दांत हैं, कुल मिलाकर दोनों साइड से देखेंगे तो 4 दांत हैं। ये जो चारों दांत होते हैं ना दोस्तों, यही चारों दांत हैं क्या हमारे पेयर में, क्योंकि इतने ही दांत होते हैं ऊपर, और इधर जो हमारे 2 ठो कॉर्नर में निकले रहते हैं लंबे लंबे नुकीले वाले दांत, उन्हें हम बोलते हैं कैनिन, और इधर जो हमारे उसके बगल में दो दांत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर, और उसकी साइड में जो 3 दांत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोलर। और इसी टाइप से ये जो हमारे नीचे दांत है 12 दांत हैं, यही 12 दांत जो ये जो क्या होते हैं 16 दांत जो हमारे नीचे हैं, यही 16 दांत ऊपर होते हैं और टोटल हो जाते हैं हमारे 32। इनका काम क्या क्या होता है, इंसेजर यानी कि कृंतक का काम होता है कटिंग करना यानी कि भोजन को काटना, और रत्नक का काम होता है, हमारे कैनिन का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना यानी कि उसको टेयरिंग करना, उसको क्या करना नोचना। जैसे कि आपने देखा है अक्सर जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं एज लाइक लायन वगैरह, उनके ये दांत जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं और बहुत ही नुकीले होते हैं, ताकि वो चीज़ों को अपने मांस को अच्छे से चीर फाड़ सके। और प्रीमोलर जो होते हैं इनका जो काम होता है वो ग्राइंडिंग करना यानी चबाना, और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग यानी चबाना और पीसना, दोनों इन्हीं का काम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंसीजर होता है वो 4 पेयर में होता है, यहाँ पर 4 लिखा है यानी 1 2 3 4, और इनको पेयर करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर कैनिन है 2, इनको पेयर करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर पेयर में प्रीमोलर को करेंगे तो हो जाएगा 8, और मोलर को करेंगे पेयर में 6 तो हो जाएगा 12, और टोटल हो जाएगी हमारे 32 दांत। और ये है हमारे दांत और इन्हीं का कार्य है इस प्रकार से चीरना फाड़ना पीसना चबाना, और यही काम जो है हम करते हैं अपने भोजन में। इस तरह आपने देखा कि दांत जो करते हैं वो पीसने वगैरह का काम करते हैं। अब हमने दांतों के थ्रू अपने भोजन को क्या किया, चबा लिया है, उसको अच्छे से छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम बात करते हैं जीभ की यानी टंग की, वो क्या करता है डाइजेशन में। जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जैसा कि आप सपोज कीजिए ये आपके टंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है जो आगे वाला टिप होता है ये हमें मीठे का एहसास कराता है, स्वीट का। उसके जस्ट पीछे जो दोनों साइड होते हैं वो हमें सॉल्टी यानी नमकीन का फील कराता है। देन उसके पीछे जो होता है वो हमें सॉर यानी खट्टेपन का एहसास कराता है, और इसके सबसे पीछे जो हिस्सा होता है दांत का वो हमें स्पाइसी का फील कराता है, और यही जो होता है वो तीखा या कड़वापन होता है। ये होते हैं हमारे टेस्ट बड्स, और यही जो होती हैं हमारे भोजन के स्वाद को बताने का काम करती हैं जीभ। इसके अलावा जीभ के और क्या काम होते हैं, भोजन को निगलना होता है, और साथ ही आवाज़ निकालने का काम भी हमारे जीभ करते हैं टंग, और स्वाद बताने का काम भी हमारे टंग करते हैं। तो ये हमारे माउथ में क्या है, अभी तक हमने टीथ और टंग को देखा। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी यही जो होंगे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। ग्लैंड्स जो होती हैं ये एक रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं यानी एक्सक्रीशन करते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो केमिकल जूस का एक्सक्रीशन करते हैं, और जो ये एक्सक्रीशन होता है ग्लैंड्स जो है वो 3 टाइप से वर्क करते हैं। जैसे कि ये ग्लैंड्स या तो कभी जूस निकालते हैं या कभी एंजाइम या फिर हार्मोन्स, यानी कि इनके अलग अलग काम होते हैं। जब वो ग्लैंड्स जूस या एंजाइम निकालते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि, और जब वही ग्लैंड्स जो होते हैं हार्मोन्स का श्रावण करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर आपने सुना जैसे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो आप एक ट्रिक से इसको याद रखिए। एंडो मीन्स नो पाइप और एक्सो मीन्स विथ पाइप। एंडो
नो, यहाँ पर नो वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे एन मतलब नो पाइप, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिसको फ्लो होने के लिए किसी भी पाइप की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन्स वो होती हैं जिन्हें फ्लो करने के लिए पाइप की ज़रूरत होती है। पाइप का मतलब है कि जिसको फ्लो करने के लिए वाहिकाओं की ज़रूरत होती है। ये ग्लैंड्स जो होती हैं एंडोक्राइन, इन्हें किसी भी प्रकार के वाहिकाओं की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये क्या होती हैं अपने आप ही फ्लो होती हैं और बॉडी में स्प्रेड हो जाती हैं। बट जो एक्सोक्राइन है, इसको फ्लो होने के लिए हमें पाइप की ज़रूरत होती है, यानी कि ये विथ पाइप यानी पाइप के साथ फ्लो होती हैं। तो ये है थोड़ी ग्लैंड्स के बारे में। और हमारा जो डाइजेशन होता है, मेनली डाइजेशन में एंजाइम्स का कार्य होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, जो कि डाइजेशन की क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर मेनली देखेंगे कि जो डाइजेशन होता है उसमें एंजाइम्स ही हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम देखते हैं एंजाइम्स क्या काम करते हैं डाइजेशन में। तो हमारा जो माउथ होता है, माउथ में 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, यानी माउथ में 2 एंजाइम्स का स्रावर यानी एक्सक्रीशन होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं माउथ में, हम ये देखते हैं। 2 होते हैं, एक तो होता है हमारा टाइलिन एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन एमाइलेज कहते हैं। देन दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम। फ्रेंड्स, ये टाइलिन एमाइलेज करता क्या है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है भोजन को मीठा बनाना, जैसे कि आपने देखा शर्करा के फॉर्म में बनाना, और 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यही होता है। यानी कि इन शॉर्ट में हम देखें तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, टाइलिन उसको क्या करता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे माउथ में टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देन लाइसोजाइम का क्या वर्क होता है, ये जो है ये भोजन के साथ जितने भी आए हुए सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है, यानी बैक्टीरियाज वगैरह अगर हमारे फूड के साथ आ गए हैं तो लाइसोजाइम उसको क्या करता है, मार देता है। अब देखते हैं हम लार के बारे में, यानी कि सलाइवा। हमारे माउथ में आपको पता है कि सलाइवा पाया जाता है, और सलाइवा जो होती है इनमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका एक्सक्रीशन करता है लार। सलाइवा जो है ये इसमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करते हैं। और ये ग्लैंड्स होते कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी आपने भी देखा, एक है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स, देन हमारा सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, देन हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। यही तीनों ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे माउथ के सलाइवा में पाए जाते हैं, और ये सभी माउथ में दोनों एंजाइम को निकालने और भोजन में चिकना तथा मुलायम बनाते हैं भोजन को, और यही जो है हमारे माउथ में कार्य करते हैं हमारे ग्लैंड्स को क्या करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बोलस फूड क्या होता है। बोलस फूड वह होता है कि माउथ में लार मिलाया हुआ भोजन जिसमें 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, परंतु 30% कार्बोहाइड्रेट, 100% प्रोटीन और फैट अभी बचा है, तो ऐसे फूड को हम बोलस फूड कहते हैं। बोलस फूड क्या होता है? ऐसा फूड जिसमें अभी सिर्फ 70% बस कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन हुआ है, बाकी बचा हुआ 30% कार्बोहाइड्रेट, 100% प्रोटीन, 100% फैट और 100% मिल्क अगर हमने लिया है तो इनका भी डाइजेशन होना बाकी है। ऐसे फूड को हम बोलस फूड कहते हैं, और यही फूड जो होता है हमारे अभी डाइजेशन में आगे की ओर बढ़ेगा, जो कि ओइसोफेगस से होते हुए जाएगा। ये सबसे पहले देखते हैं एसोफेगस क्या होता है, ग्रास नली जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, एसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मोशन होती है जिसे हम क्रमांक कुंचन गति कहते हैं, जो कि क्या होता है कि जैसे भोजन आता है इस गति में होता क्या है, भोजन अगर आता है तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये जो हमारे ग्रास नली होती है वो फैल जाती है, और जैसे ही फूड हमारा नीचे जाता है तो ये क्या होती है, खसक करके नीचे जब फूड जाता है तो ये सिकुड़ जाती है। यानी कि इनका काम होता है क्या करना, एक्सपैंड होना, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, ये इनका ये काम है। यानी कि ये फैलने और सिकुड़ने का काम करती है हमारे पेरिस्टाल्टिक मोशन, और यही मोशन जो है वो स्टमक में भी होता है। और इस ओइसोफेगस होता क्या है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि फेरिंग से कनेक्ट होकर के स्टमक से जुड़ती है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक में डाइजेशन होता कैसे है। स्टमक में डाइजेशन होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें पाया जाता है म्यूकस, देन इसमें पाया जाता है एलसीएल और पेप्सिन और रेनिन। फ्रेंड्स, इसको याद करने का आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताती हूँ। ट्रिक है हमारा पेरे पेट।
यहाँ पर हमारे पेट का काम होता है भोजन को क्या करना, धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म में पीसना, उसको क्या करना, हिलाना और पीसना। और पे से हो जाएगा पेप्सिन और रे से हो जाएगा रेनिन, और ये पाया जाता है पेट में। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेप्सिन और रेनिन हमारे पेट में पाया जाता है, जिसका ट्रिक है पेरे पेट। और यहाँ पर हमारा होता है एचसीएल और म्यूकस। अक्सर ये भूल जाते हैं लोग कि पेप्सिन और रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टमक में, जिसका आपको ट्रिक यहाँ से मिल गया। और म्यूकस और एचसीएल तो पता ही है आपको। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टमक में ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसमें भी फ्रेंड्स पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, यानी कि जब फूड आता है तो यह फैल जाता है, और जब फूड यहाँ से निकल करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये क्या हो जाता है, पचक जाता है। और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का स्रावण होता है, एक्सक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक जूस दैट मीन्स कि एचसीएल का यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। स्टमक में फूड जो है वो लगभग 2 से 1.5 घंटे तक क्या करता है, रेस्ट करता है। फिर प्रोटीन और मिल्क का यहाँ पर डाइजेशन होता है, तब 3 से 4 घंटे भोजन यहीं पे रहता है, या मान के चलिए लगभग 5 से 6 घंटे फूड जो है वो हमारे स्टमक से क्या होता है, एकदम पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर हमें भूख लगने लगती है। और सिंपली अगर हमने थोड़ा बहुत फूड लिया है तो हमें 3 से 4 घंटे के अंदर ही भूख लग जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टमक का जो साइज़ है वो पेरिस्टाल्टिक मोशन यानी क्रमांक कुंचन गति से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, यानी घटता और बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा स्टमक में क्या क्या चीज़ें होती है, एक होता है एचसीएल, देन म्यूकस, फिर पेप्सिन और रेनिन। तो हम देखते हैं इनके काम क्या क्या हैं। एचसीएल का काम होता है क्या, ये डाइजेशन तो नहीं करता लेकिन डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, और साथ ही एचसीएल सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है, और फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। ये होते हैं हमारे एचसीएल के काम। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या काम करते हैं, म्यूकस स्टमक में जलन होने से बचाता है, और चूंकि ये क्षारीय होता है, और एचसीएल क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिड से जलन ना हो इसीलिए इस सॉल्ट में इसको बदल देता है। तो एचसीएल का पीएच जो होता है वो 1 से 1.5 होता है, कहीं कहीं 2 भी दिया होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर 10% होता है स्टमक में, जो कि पेप्सिन एंजाइम के वजह से होता है। और यहाँ पर हमें 90% हमें पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में हमें अभी 90% प्रोटीन हमारा बचा है, और ये 10% जो है वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में हमारा क्या हो गया, फूड हमारा ब्रेक हो चुका है, यानी प्रोटीन इतने में हमारा ब्रेक हो चुका है। दोस्तों हमारे यहाँ मिल्क जो है वो 100% अभी बचा है, और 100% मिल्क का डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है, जो कि रेनिन के कारण होता है। और मिल्क का जो सिंपल फॉर्म है, इजी फॉर्म है, वो केसिन, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाता है स्टमक में। अब हम यहाँ पर देखते हैं काइम फूड। काइम फूड क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा बोलस फूड जो कि हमारे कहाँ, माउथ से आया। अब यहाँ पर हमारा काइम फूड होता है, तो स्टमक का ऐसा फूड जिसमें 70% कार्बोहाइड्रेट, 10% प्रोटीन और 100% मिल्क का डाइजेशन हो चुका है, तो इस भूरे रंग के भोजन को हम काइम फूड कहते हैं, जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले कुछ एंजाइम्स और जूस भी भोजन में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं अभी हमारे फूड में मिलने बाकी हैं, और साथ ही हम देखेंगे हमारा लीवर वगैरह का वर्क क्या होता है। तो अभी आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।